नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने शरीर और अपने परिवार का ख्याल रखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो अपने घर का ख्याल रख सकेंगे। और आज दोस्तों हम लोग समास किसे कहते हैं और कौन कौन से समास होते हैं, इनकी परिभाषा और उदाहरण को देखेंगे दोस्तों। आज का मोटिवेशन कोट है दोस्तों, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्तों, बस उम्मीद मत छोड़ना। भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा, क्योंकि भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। उम्मीद पे दुनिया टिकी है और इसी उम्मीद और आशा पे हम लोग अपने संघर्ष को जारी रखें, उम्मीद न छोड़ें। और क्योंकि भविष्य ज़रूर बेहतर होगा दोस्तों, अगर मंजिल मिलेगी तो भविष्य बेहतर होगा ही। तो इन्हीं मोटिवेशन कोट के साथ दोस्तों आइए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग समास प्रकरण को पढ़ेंगे दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे, अपने परिवार का और अपना ख्याल रख रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे समास को। किसे पढ़ेंगे दोस्तों? समास को पढ़ेंगे। समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे दोस्तों। तो आज हम लोग समास का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं इसका संक्षिप्त भाव क्या होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं समास क्या होता है। तो एक पदा नाम एक पदी भवम समासः। एक पदा नाम एक पदी भवम समासः। समास क्या होता है दोस्तों? एक पदा नाम एक पदी भव समास, यानी अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या कहलाता है? समास। ये कह रहा है, परिभाषा क्या कह रही है? अनेक पदा नाम एक पदी भवम समासः। अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या होता है? समास कहलाता है दोस्तों। और दूसरा क्या कह रहा है कि समसनम समासः। सम अस घय से समास बना है। क्या कैसे बना है? समास शब्द कैसे बना है दोस्तों? सम उपसर्ग है, अस धातु है और घय प्रत्यय है। ये क्या है? ये प्रत्यय है दोस्तों, घय प्रत्यय है। और अस क्या है? धातु है। और ये क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है दोस्तों। तो हमारा समास शब्द जो बना है वो बना है सम उपसर्ग से। सम उपसर्ग से, अस धातु से और घय प्रत्यय से क्या बना है? समासः। समासः बना है सम सनम समासः। समास को क्या कहते हैं? सन सनम समासः। अनेक पद का एक पद हो जाना समास कहलाता है। क्या है दोस्तों? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। सम सनम समासः का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। अनेक पद का एक पद बन जाना ही समास कहलाता है। क्या होता है? अनेक पद का एक पद बन जाना ही समास कहलाता है। समास के प्रकार आइए दोस्तों देखते हैं। समास के प्रकार कितने प्रकार का होता है समास। तो समास कितने प्रकार का होता है दोस्तों? समासः पंचधा। समासः पंचधा। समास पाँच प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। समास 5 प्रकार का होता है दोस्तों। केवल समास और अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विग समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि कर्मधारय। तो तत्पुरुष का जो होता है भेद होता है दोस्तों। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये है केवल समास। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? केवल समास। केवल समास क्या होता है दोस्तों? विशेष संज्ञा विमुक्तः केवल समासः। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। जिस समास की कोई विशेष संज्ञा नहीं होती, क्या है? यह है विनिर्मुक्त है ना दोस्तों, तो नहीं होती, उसे केवल समास कहा जाता है। उदाहरण भूतपूर्व वागीर्थव। क्या होता है ये केवल समास? हमारा क्या कौन सा कहलाता है? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, यानी केवल समास है। जिस समास की कोई विशेष संज्ञा नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? केवल समास कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या होता है दोस्तों? भूतपूर्व वागीर्थव। केवल समास का 2 ही तो उदाहरण होते हैं। कौन कौन? भूतपूर्व वागीर्थव। अगर आपसे पूछे कि भूतपूर्व वागीर्थव किस समास का उदाहरण है, तो भूतपूर्व वागीर्थव जो होता है वह केवल समास का उदाहरण होता है। आइए दूसरा समास देखते हैं। दूसरा समास हमारा क्या है? दूसरा समास है अव्ययीभाव समास। क्या है? अव्ययीभाव समास दूसरा समास है, जिसका होता है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावः। क्या होता है? प्रायेण पूर्व पद क्या है? पूर्व पद अर्थ प्रधानो अव्ययीभावः। अव्ययीभाव दूसरा क्या है? प्रायेण
यानी प्रायः जिसका पूर्व पद क्या होता है, अर्थ प्रधान होता है, वही अव्ययी भाव कहलाता है। जिस समास में प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है, क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, क्या होता है दोस्तों, जिस समास में प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है समास होने के बाद संपूर्ण पद अव्यय बन जाता है, इसीलिए इस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे उपकृष्ण, अधिगोपम, यथाशक्ति आदि जो होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्या होता है, जिसमें उपसर्ग लगा हो, इसका जो पूर्व पद होता है, पहले का पद होता है, वो अव्ययी भाव, उसमें उपसर्ग लगा, जैसे उप प्लस ये क्या है दोस्तों, जैसे एक मिनट कहाँ चला गया, ये जैसे उपकृष्ण है तो उप क्या होगा, उप प्लस कृष्णम, तो ये क्या हो गया, ये पहला पद जो होता है ये प्रधान होता है ऊपर, तो इसी की वजह से ये भी अव्यय हो गया, ये अव्यय है, उपसर्ग है, इसी की वजह से ये भी अव्यय हो गया दोस्तों। तो वही कह रहा है समास में प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है, समास होने के बाद संपूर्ण पद जो होता है वो अव्यय बन जाता है, इसीलिए समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका उदाहरण कृष्ण, अधिगोपम, अधि में अधि उपसर्ग लगा है, यथाशक्ति में यथा और यथा जो अशक्ति, ये दोनों अव्ययी है दोस्तों, आदि हैं। आइए तीसरा समास देखते हैं। तीसरा समास क्या है, हमारा तीसरा समास है अब तत्पुरुष समास। तीसरा समास क्या है दोस्तों, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास क्या कह रहा है कि तत्पुरुष समास, तीसरा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। प्रायेण उत्तर पद अर्थ प्रधान तत्पुरुष है, प्रायेण उत्तर पद जिसका प्रधान होता है वह तत्पुरुष कहलाता है। जिसमें प्रायः उत्तर पद यानी बाद वाला पद जो होता है वह प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है, राजपुरुष, कृष्णार्षितः, चोर भयम आदि। तो इसका पुरुष जो होता है वो राजा की वजह, राजा का पुरुष, और कृष्णार्षित, कृष्ण पर आर्षित, किस पर आर्षित दोस्तों, और चोर भयम, चोर से भय। तो इसमें जो होता है वो कारक विभक्ति पर आधारित होता है, कारक पर होता है दोस्तों। जैसे ये राजा का पुरुष, तो इसमें कारक हुआ है, और कृष्ण पर आश्रित, इसमें भी पर हो, चोर से भय लगता है तो इसमें भी होगा। तो क्या होता है, तत्पुरुष समास में प्रायण उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें जो है प्रथमा तो अव्ययी भाव में होते, द्वितीया से लेके षष्ठी तक के सभी जो है कारक आ जाते हैं दोस्तों। आइए अगला देखते हैं क्या है कि अगला तत्पुरुष भेद कर्मधारय, यानी यही तत्पुरुष का ही भेद जो होता है वो कर्मधारय होता है। किसका, तत्पुरुष का, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है। इसका उदाहरण कृष्ण सर्प, नीलो उत्पलम, घनश्याम आदि होता है दोस्तों। और कर्मधारय भेदो द्विगु, क्या होता है, कर्मधारय भेदो द्विगु, द्विगु समास कर्मधारय का भेद होता है, यानी तत्पुरुष का क्या होता है, कर्मधारय, और कर्मधारय का क्या होता है, द्विगु। क्या होता है दोस्तों, द्विगु होता है कर्मधारय का। तो ये अगर आप किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है कि जो है तत्पुरुष का भेद कौन सा होता है, कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद क्या होता है, द्विगु होता है। तो इसे हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं दोस्तों, विस्तृत व्याख्या हम लोग कभी करेंगे इसको। तो आइए देखते हैं चौथा क्या है, बहुव्रीहि समास। चौथा हमारा क्या है, बहुव्रीहि समास है। तो प्रायः अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, यानी जिसका न पहला पद और ना ही दूसरा पद बल्कि तीसरा पद यानी अन्य पद जो होता है वो प्रधान होता है, अन्य पद जो होता है वो प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुव्रीहि कहते हैं। वही क्या होता है, बहुव्रीहि। जिस समास में प्रायः अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर है, यानी पीताम्बर का अर्थ हो पीत धन, अंबर यानी पीला वस्त्र हो जिसका, पीला वस्त्र हो जिसका, अर्थात श्री कृष्ण चक्रपाणी यानी चक्र हाथ में हो जिसके, अर्थात विष्णु। तो ये इनका तीसरा अर्थ निकल रहा है। द्वित्रा, दो और तीन, द्वि तीन, यानी 2 और 3 कितना हो जाएगा, 23। 2 और 3 मिला के कितना बनेगा दोस्तों, 23 पढ़ा जाएगा। तो इसका अर्थ अलग निकल रहा है, तो इनका जो है अलग ही अर्थ निकलता है। बहुव्रीहि समास में जो होता है वो हमारा
जो है दो पदों को मिला के एक तीसरा अन्य अर्थ वाला जो पद निकलता है वो हमारा बहुव्रीहि कहलाता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जो है अन्य पद प्रधान होता है, उसका न पहला न दूसरा तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे पीत धन अम्बरा में तो पीताम्बर हो जाएगा। पीताम्बर किसका विशेषण है दोस्तों, श्री कृष्ण का। चक्रपाणी में तो चक्रपाणी किसका है, विष्णु का है, तो विष्णु तीसरा पद निकल के आ रहा है। और 2 3 मिला के 23 होता है, तो या 2 3 मिला के जो है 2 + 3 मिला के 5 भी बन सकता है, या तो उसको 23 बना सकते हैं। तो मतलब अलग ही अर्थ निकलेगा, तो उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि कहते हैं। बहुव्रीहि। पांचवा हमारा क्या है, पांचवा है द्वंद्व समास। पांचवा द्वंद्व समास है। प्रायेणो उभय पद प्रधानो द्वंद्व, यानी जिसका दोनों पद प्रधान होता है। जिस समास में प्रायः दोनों पदों समस्त पदों का अर्थ प्रधान हो उसे जो है द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे शिव केशव, यहाँ शिव भी प्रधान है और केशव भी समास है। हरि हरव, हरि भी है और हरव भी, दोनों लोग दो हैं दोस्तों, दो विभक्ति में हो जाता है, क्योंकि दोनों प्रधान होते हैं तो इसे द्वितीय विभक्ति में रखा जाता है। किसमें दो लोग प्रधान होते हैं ना, एक तो होता नहीं, ना ही प्रथम होता है, ना ही द्वितीय होता है, ना ही अन्य होता है। इसमें दोनों लोग प्रधान होते हैं, तो इसलिए इन्हें द्वितीय विभक्ति में रखा जाता है। कि जैसे देखिए शिव केशव, क्या होता है, शिव केशव यानी शिव और केशव, शिव और केशव। हरि और हरव, हरि हरव यानी दो हैं। तो ये हमारा हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हो गया। तभी कौन कौन से समास पढ़े हम लोग दोस्तों, अब केवल समास पढ़े, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है, कर्मधारय का भेद द्विगु है। और चौथा बहुव्रीहि समास, और पांचवा क्या है, द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास है। प्रायण उभय पद प्रधान, यानी दोनों पद जिसका प्रधान होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। अशिव केशव हरि हरव आदि इसके उदाहरण है। इसके उदाहरण को हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो ये विग्रह वृत्त्याबोधकम, वाक्य विग्रह विग्रह द्विधा, यानी क्या कह रहा है कि वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य विग्रह कहलाता है। वाक्य विग्रह किसे कहते हैं, अगर कोई प्रश्न बनता है कि वाक्य विग्रह किसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य विग्रह कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। क्या दोस्तों, वाक्य विग्रह विग्रह होता है वो 2 प्रकार का होता है। वाक्य विग्रह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। पहला होता है लौकिक विग्रह और दूसरा होता है अलौकिक विग्रह। आइए लौकिक विग्रह देखते हैं कि लौकिक विग्रह क्या होता है। लोक से युक्त होने वाले विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं। क्या दोस्तों, लोक से युक्त होने वाले विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे राज्ञ पुरुष, क्या होता है, राज्ञ पुरुष। अलौकिक विग्रह क्या होता है दोस्तों, अलौकिक विग्रह होता है, लौकिक विज्ञानी क्या होता है, लोक में, यानी लोक का अर्थ क्या होता है, संसार, यानी जो हमारे सांसारिक भाव में शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनसे जो प्रयुक्त होता है विग्रह उसे लौकिक विग्रह। जैसे राज्ञ पुरुष, ये हमारा लौकिक विग्रह होता है, जो जगत में इसका उपयुक्त किया जाता है, संसार में इसका उपयुक्त किया जाता है दोस्तों। अलौकिक विग्रह का आता है, अलौकिक विग्रह व्याकरण प्रक्रिया में प्रयुक्त विग्रह को अलौकिक विग्रह कहते हैं। अर्थात जो हमारे साहित्य में नहीं होता है, और ये जो होता है ये साहित्य का होता है लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह साहित्य का न होकर व्याकरण प्रक्रिया में जो प्रयुक्त किया जाता है उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे राजन गस पुरुष सु, तो यानी राजन में गस और पुरुष सु, ये अलौकिक विग्रह माना जाएगा दोस्तों, अलौकिक विग्रह माना जाएगा। तो यानी यहाँ इसी राज्ञ पुरुष का है और यहीं राज्ञ पुरुष, ये देखिए दोनों में अंतर क्या हो गया है, ये लौकिक विग्रह हो गया है, अलौकिक विग्रह हो गया है। उसके बाद वृत्ति क्या होती है दोस्तों, वृत्ति प्रधान अभिधानम वृत्ति है, प्रधान अभिधानम परार्था सॉरी दोस्तों, क्या है, वृत्ति परार्थाभिधानम वृत्ति कृत तद्धि समासय के समादत्य धातु पुरुष पंचतः। आइए देखते हैं वृत्ति क्या होती है। जब पद अपने अर्थ को पूर्णतया या अंशतः छोड़कर एक विशिष्ट, क्या होता है दोस्तों, जब पद अपने अर्थ को पूर्णतया या अंश यानी ये पूरा छोड़कर या थोड़ा बहुत छोड़कर विशिष्ट अर्थ को कहने लगे तो उसे वृत्ति कहा जाता है। यह 5 प्रकार की होती है। यानी जो शब्द होता है, जो पद होता है वो क्या होता है, अपने अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ की विशिष्टता कहने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, वृत्ति। जैसे कृदंत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनाद्यत धातु वृद्धि। क्या, सनाद्यात धातु वृद्धि, सनाद्यात धातु वृद्धि।
विधि है। ये 5 प्रकार की होती है वृत्ति दोस्तों। क्या? कृदंत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनाद्यात वृत्ति। ये हमारी वृत्ति है। आगे आइए देखते हैं क्या है। ये देखिए समर्थ पद विधि क्या होता है। समर्थ पद विधि, पद विधि किसे कहते हैं अभी तो हम लोग वृत्ति पढ़ें। ये है समर्थ पद विधि। समर्थ यह परिभाषा सूत्र है। क्या है दोस्तों? ये समर्थ पद विधि परिभाषा सूत्र है। पदों से संबंध रखने वाला कार्य समर्थ पदों के आश्रित होता है, अर्थात पद संबंधी जो विधि होती है वह समर्थ पदों की ही होती है। क्या होता है? पद संबंधी जो विधि होती है वो समर्थ पदों की होती है। प्रागाढ़ आरात समास क्या होता है दोस्तों? यह अधिकार सूत्र है। प्रागाढ़ आगा समास यह अधिकार सूत्र है। ये क्या है? कडाराह कर्मधारय ये भी सूत्र है दोस्तों। समास पद का अधिकार चलता है। सहसुपा क्या है? सुबंत शब्द और शुबंत के समास होता है तो उसे समास की अनुवृत्ति की जाती है। किससे? सुबंत से। और समास प्रक्रिया सुपा को देखते हैं। सहसुपा क्या होता है दोस्तों? सहसुपा ये क्या है? सहसुपा यानी सुबंध का अर्थ सुबंध के साथ समास होता है। ये जो सुबंध का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है, इसे समास की अनुवृत्ति आती है। यह विधि सूत्र है। कौन? ये सहसुपा क्या सूत्र है? विधि सूत्र है। और इसकी समास की अनुवृत्ति आती है दोस्तों। क्या आती है? समास की अनुवृत्ति इससे होती है। किससे? सहसुपा सूत्र से। और ये सुबंध का समर्थ सुबंध के साथ होता है। आइए आगे देखते हैं समास प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं दोस्तों, इसको देख लेते हैं थोड़ा। समास सदैव समर्थ अर्थात परस्पर आकांक्षा वाले पदों में ही होता है। क्या? समास जो होता है परस्पर आकांक्षा वाले पदों से होता है। समास में लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के विग्रह होते हैं दोस्तों। क्या? लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के विग्रह होते हैं। और लौकिक विग्रह में ही समास करने वाला सूत्र लगता है। अलौकिक विग्रह में सॉरी दोस्तों, क्या अलौकिक विग्रह में ही जो सूत्र होता है वो लगता है, लौकिक विग्रह में नहीं लगता। समास करने के लिए किसी सूत्र या वार्तिक की वृत्ति होती है। क्या होती है? समास करने के लिए किसी सूत्र या वार्तिक की वृत्ति होती है दोस्तों। अगला कह रहा है समास करने के बाद संपूर्ण समुदाय की कृतधि समासस्य से प्रतिपादिक संज्ञा होती है। क्या होती है? कृतधि समासस्य से इसकी जो है प्रतिपादिक संज्ञा होती है दोस्तों। फिर उसके बाद